क्या तुम भी उन बच्चों में से हो जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली सीए फाउंडेशन क्लियर करा है और अब सीए इंटरमीडिएट और फाइनल के पेपर रिव्यूज़ देखकर तुम घबरा रहे हो, पैनिक कर रहे हो कि कहीं हमने सीए चूज़ करके गलती तो नहीं कर दी? क्या हम इंटरमीडिएट के अंदर आके फंस तो नहीं गए? तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फॉर यू. Hello everyone, my name is Abhimanyu Puri. I am 20 years old. I have recently cleared my Inter Group 2 in Jan 26 attempt, and currently I am doing my articleship from a mid-sized firm. So this video is going to have some points regarding the CA exam preparation. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सुनने में थोड़े छोटे और जनरल लग सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी, वन डे यू विल रियलाइज़ कि ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये गेम चेंजर थे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पॉइंट नंबर 1, द कैजुअल एटीट्यूड ऑफ सीए स्टूडेंट्स. यार मैंने ना ऐसे बच्चे देखे हैं सीए कम्युनिटी के अंदर जिनके अंदर ना कोई सीरियसनेस ही नहीं है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सो ये वो बच्चे होते हैं जो सीए को बीकॉम की तरह ट्रीट करते हैं. दे गिव दिस एग्ज़ाम द बीकॉम लेवल ट्रीटमेंट. भाई, तुम्हारी कोई सिटिंग देने की हैबिट नहीं है, तुम्हारी कोई विलिंगनेस नहीं है सीए का पेपर लिखने के लिए. अगर तुम भी ऐसे बच्चों के अंदर क्लासीफाई होते हो जिन्होंने बस कैजुअली सीए फाउंडेशन क्लियर कर दी और अब सोच रहे हो कि जैसे हमने फाउंडेशन करी थी वैसे इंटर भी हो जाएगी एंड वील क्रैक दिस एग्ज़ाम, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर जी रहे हो भाई. क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर ना ज़्यादा सिटिंग देना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं लाइब्रेरी में था, मैं लाइब्रेरी के अंदर पढ़ता था. आई डिड माई सी ए प्रिपरेशन फॉर 1.5 years अराउंड इन माई लाइब्रेरी. और मैं लाइब्रेरी सुबह 8 बजे शार्प पहुंच जाता था, चाहे वो वीकडेज़ हो चाहे वो संडे हो. यस, मैं संडे को भी सुबह 8 बजे या 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता था. और संडेज़ को मैं फिर भी थोड़ा कम पढ़ता था, जैसे कि 9 to 1 to 3 PM तक पढ़ लिए. रेगुलर डेज़ में सुबह 8 से लेके शाम के 4 5 6 बजे तक पढ़ लिया एट मोस्ट. उसके बाद थोड़ा फ्री टाइम, थोड़ा घूम फिर लिए, बाहर पार्क में चले गए, यू नो द एक्स्ट्रा स्टफ. बट द मेन पॉइंट इज़ कि मैं सिटिंग देता था. जब पढ़ने का टाइम था तो मैं पढ़ता था. आई वॉजेंट कैजुअल. मैं ऐसा नहीं था कि हाँ बस सीए चूज़ कर लिया है, देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा. ये माइंडसेट मेरा कभी भी नहीं था. फ्रॉम डे वन आई वॉज डिटरमाइंड कि मैंने ये पेपर क्लियर करना है और अगर इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे तो मैं दूंगा, और मैंने दिए भी. तो अगर तुम भी उन बच्चों में से हो तो भाई अपना एटीट्यूड सुधार लो. ट्रीट इट लाइक अ सीए एग्ज़ाम, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही ब्रूटल है भाई. सीए एग्ज़ाम ना तुम्हें मेंटली तोड़ के रख देता है. अगर ना तुम्हें अपने एग्ज़ाम के लिए इतनी लेवल की मेहनत करनी ज़रूरत है और तुम इतना एफर्ट दे के छोड़ जाओ और तुम फेल हो जाओ, तो भाई तुम टूट जाओगे. तो तुम्हें लगेगा कि मैं इतने से मार्जिन से रह गया, मैं बेटर कर सकता था. फिर बंदा रोता है, विक्टिम बन जाता है, यू नो द स्टफ. तो तुम उस चीज़ को डे वन से चेंज करो. यू शुड बी सीरियस अबाउट दिस एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस ही नहीं है. पॉइंट नंबर 2, द शॉर्टकट अप्रोच. मैंने ना एक पैटर्न ऑब्जर्व करा है, और मैं भी ग्रुप 1 के टाइम पे इन्हीं बच्चों में से था, कि हम ना सीए स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिडिक्टेबिलिटी को देखने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू प्रिडिक्ट आर सीए एग्ज़ाम. वो यूट्यूब पे आते हैं ना, ABC एनालिसिस, सिलेक्टिव स्टडी कैसे करनी चाहिए. भाई मैं हाथ जोड़ के तुम सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इस अप्रोच को छोड़ दो. ये सिलेक्टिव स्टडी, ये शॉर्टकट अप्रोच, ये ABC एनालिसिस करके पढ़ना. क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं वो करते ही ABC एनालिसिस हैं. मतलब ओके, लिसन टू मी. जो तुम यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो ना टीचर्स की, जिन्होंने ABC एनालिसिस की वीडियोस डाली होती हैं या उन्होंने सजेस्टेड टॉपिक्स की वीडियोस डाली होती हैं, वो वीडियोस उस एजम्पशन के ऊपर बनती हैं कि बच्चे ने सारा कुछ अपनी तरफ से पढ़ लिया है. इट्स जस्ट दैट कि उसको रिवीजन के टाइम पे जो बड़े बड़े मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसको कम से कम टाइम पे रिवाइज हो जाएं. इसीलिए ABC कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, इसीलिए वो सिलेक्टिव स्टडी की वीडियोस बनती हैं. इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो पढ़ के चला जाओ तो तुम पास हो जाओगे. देयर इज़ नो गारंटी. इनफैक्ट अब का पेपर
अब का जो सीए एग्ज़ाम्स का ट्रेंड बन चुका है वो इन्हीं सिलेक्टिव स्टडी के बच्चों को तोड़ने के लिए बना है। मैं मजाक नहीं कर रहा। जो बच्चे ना ये एबीसी एनालिसिस करके जाते हैं वो बच्चे रोते हैं भाई, क्योंकि आईसीआई इज प्लेइंग माइंड गेम्स। टोटली आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ रहा है भाई। अगर तुम सीए फाइनल का एएफएम पेपर लो, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने ग्रुप 1 दिया था तो मेरा अकाउंट्स का पेपर था, और उस टाइम पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम का, वो कभी आता ही नहीं था। मतलब एट दैट टाइम मैंने पिछले 5-6 साल, 5-6 साल भी क्या, न्यू स्कीम में ही तो आए थे वो कॉन्सेप्ट, वो कभी आते ही नहीं थे। तो मैंने वो नहीं करे। मैंने लेकिन उसका एक ओवरव्यू लिया हुआ था, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, और पर मैंने उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी थी, वो मेरे एग्ज़ाम में आ गया। और उसके जैसे ही और भी कुछ थोड़े बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जो लीजेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीजेस का जो था वो आता था पेपर में, वो मेरे अटेम्प्ट में नहीं आया था। जब मैंने ग्रुप 1 का अटेम्प्ट दिया था तो उसमें लीजेस का एस अकाउंट्स में आया ही नहीं था, और मैंने प्रैक्टिस भी उसी की चीज़ की करी हुई थी, ऑन दी एजम्पशन कि ये तो एबीसी के अंदर है भाई, ये तो सिलेक्टिव स्टडी का पार्ट होता ही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो पिछले 5 साल से पूछा जा रहा है। तो मैंने वो माइंडसेट बनाया हुआ था कि मैं शॉर्टकट अप्लाई करूँगा, मैं ओवर स्मार्ट बनूँगा। तो ये जो अप्रोच है ये बहुत गलत है, क्योंकि देयर हैज़ बीन अ मैसिव चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सीए एग्ज़ाम्स रिसेंटली। तुम अगर अभी के पिछले 1 साल के यानी कि 3-4 अटेम्प्ट उठा लो पिछले, तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि पेपर ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल साइड का आने लग गया है। अबव एवरेज तो आता ही है भाई, पहले इतना अबव एवरेज नहीं आता था। ऑफ कोर्स द पेपर इज़ हार्ड ऑलवेज, सीए का एग्ज़ाम है, हार्ड तो होता ही है, बट उस बेस के ऊपर भी कभी कभी अबव एवरेज पेपर आ जाता है, और पिछले 2-3 अटेम्प्ट से वो हो रहा है, कंसिस्टेंटली हो रहा है, चाहे वो फाइनल का हो, फाउंडेशन का हो, चाहे इंटरमीडिएट का हो। तो मैं अब तुम्हें क्या एडवाइस दूंगा, मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि भाई चुपचाप तमीज़ से पढ़ लो, सारा कुछ पढ़ो, एटलीस्ट ट्राई टू कवर एवरीथिंग। सारा कुछ हो कवर न या ना हो वो बाद की बात है, पर तुम खुद से एफर्ट्स दो, खुद से पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि ना जब तक तुम ही ये माइंडसेट बना के रखोगे कि यार सारा कौन पढ़ेगा, इतना तो वास्ट सिलेबस है, सारा पढ़ने का यूज़ भी क्या है, जो फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चंस आ रहे हैं आरटीपी एमटीपी के अंदर, मैं वही कर लेता हूँ भाई। मैंने वो चीज़ करी थी, मैं तो मसा मसा बचा हूँ ग्रुप 1 के अंदर। ग्रुप 2 के अंदर मैं ढंग से पढ़ लिया और मेरे अच्छे नंबर भी आ गए। तो मेरी टिप तुम्हें यही रहेगी कि तुम ये माइंड गेम्स मत खेलो कि मैं आईसीआई का पैटर्न प्रेडिक्ट कर लूँगा, मैं पेपर को प्रेडिक्ट कर लूँगा, और जो क्वेश्चंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं मैं वो कर लूँगा। ये चीप ट्रिक्स मत खेलो यार, और अपनी रिवीजन स्पीड को इंक्रीज़ करो। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बच्चे बोलते हैं कि यार 1.5 दिन के अंदर ना ये चीज़ें रिवाइज करना, इतना वास्ट सिलेबस रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आई एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री, सी का सिलेबस बहुत वास्ट है, पर एक डिटेल है जो कोई बोलता नहीं, जो मैं बोलूँगा। अगर ना तुम उन बच्चों में से हो जो मॉड्यूल में या मैट में मटेरियल में अगर कोई एक लाइन लिखी हुई है, तुम उस एक लाइन को 4 बार पढ़ रहे हो, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, फिर तुम्हें वो चीज़ समझ में आ रही है, और ये तुम्हारा हर सब्जेक्ट के अंदर हो रहा है, कि चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे टैक्स हो। अगर तुम्हारी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी इतनी वीक है कि तुम एक चीज़ को 5-6 बार बार पढ़ रहे हो, तुम वो उस चीज़ को तब भी ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, देन द प्रॉब्लम लाइज विद इन यू। यस, इसमें आईसीए का कोई दोष नहीं है, इसमें वास्ट सिलेबस का तो कोई रोल ही नहीं है। अपनी कॉम्प्रीहेंशन स्पीड बढ़ाओ भाई, अपनी रिवीजन स्पीड को इंक्रीज़ करो, जो एटलीस्ट तुम खुद से इंक्रीज़ कर सकते हो। जो वास्ट सिलेबस है मुझे पता है कि वो इंक्रीज़ नहीं हो सकता, वो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम्हारी अपनी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी। तुम एक चीज़ को एक बारी में पढ़ रहे हो, उसी टाइम पे तुम उसको कॉम्प्रीहेंड भी कर पा रहे हो, दैट शुड बी द कॉम्प्रीहेंशन लेवल, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन लेवल ऑन द सीए एग्ज़ाम। अब तुम इमेजिन करो, अगर तुम ऐसे ही बच्चे हो जो 4-4 बार चीज़ को पढ़ रहा है, दोबारा पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, तब भी उसको समझ में नहीं आ रहा, तुम एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे हो, वहाँ आ गई बड़ी सी केस स्टडी, 2 पेज की केस स्टडी आ गई, तुम कैसे मैनेज करोगे भाई? फिर तुम बाहर आके ये बोलोगे कि ये एग्ज़ाम तो बड़ा टफ होता है, अबव एवरेज आ गया, आई से की गलती है। भाई तेरे में गलती है,
तूने अपनी स्किल क्यों नहीं इम्प्रूव करी? एक्स्ट्रा एफर्ट्स करो भाई। अगर तुम थोड़े से वीक हो इन चीज़ों के अंदर कि तुमसे टेक्निकल वर्ड्स या वोकैबुलरी तुम्हारी इतनी इम्प्रूव्ड नहीं है, तो खुद से यूट्यूब पे जाओ, अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करो। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर तुम बोलोगे तो। पर इसमें तुम्हारी गलती है यार, इसमें सीए की कोई गलती नहीं है। तो इस पर तुम खुद से काम करो, अपना होमवर्क एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करो। उसके बाद सेल्फ स्टडी करने बैठो, लॉन्ग सिटिंग बनाओ अपनी। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा तो शायद तुम पास हो जाओ यार, ठीक है। द थर्ड पॉइंट, द फैकल्टी प्रॉब्लम। भाई भेड़ चाल करना बंद कर दो, स्पेशली टू द स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन इन सी इंटरमीडिएट, और जो फैकल्टी ढूंढ रहे हैं। भाई जो टीचर ना इंटरनेट पे फेमस है, वो उससे क्लासेस लेकर तुम्हें समझ में आ जाएगा। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे चार दोस्त तुमको आके बोल रहे हैं, चार बंदे तुमको आके ऐसा बोल रहे हैं कि इस टीचर के पास लग जाओ, इस टीचर के रिव्यू बड़े अच्छे हैं जी, इस टीचर के पास 100 रैंकर निकलते हैं, इस टीचर की फीस मतलब काफ़ी महंगी है, मतलब ये अच्छा वाला टीचर है, प्रोडक्टिव टीचर है, क्वालिटी वाला मटीरियल है। भाई तुम्हें समझ में आ जाएगा उससे, गारंटी है इस चीज़ की। तुमने उस चीज़ का डेमो नहीं लिया, तुमने 5-6 इंडिपेंडेंट लोगों से तुमने रिव्यू नहीं लिया, तुमने आंखें बंद करके इंटरनेट पे रिव्यूज़ देख लिए, यूट्यूब पे स्पॉन्सर्ड रिव्यूज़ देख लिए, और तुमने आँख बंद करके सब्सक्रिप्शन ले लिया। भाई तुम फंस जाओगे। मैं तुमको बताता हूँ होता क्या है। तुम एक फैकल्टी लोगे, अज्यूमिंग कि वो फैकल्टी से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, या शुरुआत में आ रहा था बाद में समझ में नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली क्या होएगा? तुम्हारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तुम बोलोगे कि यार अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं किसी और की क्लासेस ले रहा हूँ, तो तुम्हारे तो पैसे वेस्ट हो गए, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, तुमने उस टाइम पे जो नोट्स बनाए होंगे, तुम्हारा एफर्ट वेस्ट हो गया। तुम्हें होएगा गिल्ट कि मैंने अपने मम्मी पापा के पैसे डुबा दिए। अल्टीमेटली तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। तो भाई ये फेमस टीचर के पैराडॉक्स के अंदर मस्त मत फंसो। जो टीचर तुमको सूट बैठ रहा है, अब सूट कैसे बैठेगा? डेमो लो यार। तुम लाइब्रेरी लगो, कम्युनिटी के अंदर जाके इंटरेक्ट करो, 10 लोगों से बात करो, पूछो। व्हाट्सएप पे जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे सीए के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे जाके इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ लो, बात करो, किसी से बात करो, बाहर निकलो, एक्सपोजर लो इन चीज़ों का। तुम घर के अंदर बैठ के बस यूट्यूब पे स्क्रॉल करके रिव्यूज़ पढ़ रहे हो, और बंदे ने बोल दिया कि ये टीचर ले लो बहुत अच्छा है, तुमने ले लिया, भाई तुम फंस जाओगे, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार ये टीचर ना बड़ा माइक्रो लेवल का टीचर है, मतलब ही इज़ वेरी अंडररेटेड। कुछ टीचर्स की इतनी रीच नहीं होती यूट्यूब के ऊपर, दे हैव जस्ट स्टार्टेड, दे आर बिगिनर लेवल टीचर्स, तो हम उनको चांस क्यों दें, है ना? ऐसे बड़े बच्चे बोलते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना। इट्स ऑल अबाउट द ट्यूनिंग। देखो, एक टीचर है, उसके लिए 10 लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिया, ठीक है, और कोई एक बच्चा है जिसने उसके लिए पॉजिटिव रिव्यू भी दे दिया, तो अल्टीमेटली तुम बोलोगे कि यार वो एक बच्चा वो गलत है, जो 10 लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि वो टीचर इतना अच्छा नहीं होएगा। भाई वो बच्चा भी अपनी जगह सही है। जिस बच्चे ने पॉजिटिव रिव्यू दिया, अगर उसने बोला कि मुझे उस टीचर से समझ में आ गया, तुम 10 बच्चों को नहीं आ रहा, तो वो बंदा अपनी जगह पे सही है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द ट्यूनिंग। भाई कुछ बच्चों को ना टीचर से समझ में आ जाता है, बाकियों को टीचर से समझ में नहीं आता। इट्स ऑल अबाउट द टीचिंग स्टाइल। सूटेबिलिटी की बात है, तो तुमको वो सूट करे ना करे, ये तुमको देखना है, कोई और तुम्हारे लिए नहीं देखेगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से हर जगह हाथ पैर मारो, और फैकल्टी को बहुत ध्यान से चूज करना भाई। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर योर प्रिपरेशन। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ये मेरे लिए थोड़ा सा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है। इट्स द सेल्फ अवेयरनेस एंड कंपैरिजन। देखो यार, तुम्हारी ना अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए। मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि हो सकता है कि तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स हों, या तुम्हारे ऐसे क्लासमेट्स हों, या ट्यूशन मेट्स हों, या वॉट एवर तुम्हारे ऐसे अक्वेंटेंसेस हों जो कि बहुत सुपर इंटेलिजेंट हैं, या वो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो भाई अब ना बच्चे एक टाइम पे ये बोलते हैं कि हमें ना किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, और मतलब वी शुड बी कंसर्न विद आवर सेल्फ। ठीक है, आई एग्री विद दैट स्टेटमेंट टू सम एक्सटेंट। मैं
ये बोलना चाहूँगा कि बच्चे को ना हमको सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। यार तुम ना कंपेयर करा करो, कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम कितने पानी में खड़े हो। अब उस कंपैरिजन से तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना, इनफैक्ट कि उस कंपैरिजन को अपना वेपन बनाओ, अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। कैसे? बिकम सेल्फ अवेयर। तुमको अपनी वीकनेसेस के बारे में पता लगेगा, तुमको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता लगेगा कि तुम किस चीज़ में स्ट्रांग हो जो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। और मान लो इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो तुमको ऐसा बोलते हैं कि यार इस चीज़ को कौन पढ़ेगा, ये चैप्टर तो बड़ा इस आसान है, या ये कॉन्सेप्ट ये सब्जेक्ट तो बड़ा आसान है, इतना नहीं पढ़ना होता, हम तो इसको आराम से कर लेंगे। वो तुमको लगता है कि यार नहीं, मैं थोड़ा सा इसके अंदर वीक हूँ, मुझे इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत है। तो भाई एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो। डोंट बी एम्बेरेस्ड अगर तुम्हारे दोस्त किसी चीज़ को आसानी से कर पा रहे हैं पर तुम उस चीज़ को आसानी से नहीं कर पा रहे, तो इसमें एम्बेरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। इट मीन्स कि तुम्हें उस चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। और बी शेमलेस, अगर तुम्हें देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो दो भाई। एक्स्ट्रा सेटिंग देनी है तो दो। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें बोल रहे हैं ना कि क्या ज़रूरत है, क्यों इतना एक्स्ट्रा कर रहा है, मैनेज हो जाएगा, मत सुनो। मत सुनो, इन लोगों की मत सुना करो। ये तुम्हें तुम्हारे टारगेट से भटकाते हैं भाई। क्योंकि ना ये दिस पॉइंट गोज डीप इनटू योर इनसिक्योरिटीज़। बंदा सोचता है कि यार अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि मेरे को तो ये वीक है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बाकी लोग मेरे को जज करेंगे कि ये इतना भी ये तेज नहीं है, हमको तो ये चीज़ समझ में आ गई पर इससे बहुत चीज़ समझ में वो इससे चीज़ इससे ग्रैस्प नहीं हो रही। तो भाई तुम या तो ऐसा कर सकते हो कि मुझे उनका अप्रूवल चाहिए, तो जो वो चीज़ 4 घंटे के अंदर कर रहे हैं मैं वो 4 घंटे के अंदर करने की कोशिश करूँगा और मैं खिचड़ी बना दूंगा। या फिर मैं उनके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करूँगा। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर वो बाकी दोस्त तुम्हारे अगर मान लो 6 घंटे का काम 4 घंटे में कर रहे हैं, तुम्हारा वो काम 6 घंटे का काम 6 घंटे में ही हो रहा है, या 6 घंटे का काम 8 घंटे में हो रहा है, तो तुम 8 घंटे लगाओ भाई। इतनी परवाह मत मारो जजमेंट की। थोड़ा सा अपने ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की तुम्हें लगता है ज़रूरत कि मेरे को मैं थोड़ा सा एवरेज साइड पे आता हूँ, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा घिसवाना पड़ेगा खुद को, मुझे थोड़ा सा रगड़वाना पड़ेगा, तो भाई करो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो। रात को बैठना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है तो पढ़ो। एंड बी कंफर्टेबल टू एडमिटेड, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती। क्योंकि बड़े बच्चे ना बस इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे ही नहीं पाते। उनको होता है कि मेरे को अगर मैं दूंगा तो मैं थोड़ा वीक लगूंगा, तो ऐसा मत करो। एंड द लास्ट पॉइंट, probably one of my favorite point, is the spoon feeding habit. स्पून फीडिंग हैबिट, दोबारा सुनना इस चीज़ को। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका ये अप्रोच है सीए को लेके कि जितना मेरे को टीचर ने करा दिया मैं बस उतना करूँगा, मैंने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। अगर मैं टीचर की क्लास लगा रहा हूँ, अगर मैं टीचर ने जो मुझे माड़ा मोटा होमवर्क दिया अगर मैं वो होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूँ, सो माई प्रिपरेशन इज़ फुलफिल्ड। मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देर इज़ नो इनिशिएटिव नीडेड। इनसे बड़ा ना मिसगाइडेड इंसान कोई नहीं होता। अगर तुम भी ऐसे बच्चे हो ना जिन्होंने बस इस अप्रोच पे रह के फाउंडेशन क्लियर कर दिया और तुम इस वहम के अंदर हो कि मैं इसी अप्रोच को लेकर इंटर भी निकाल दूंगा, फाइनल भी निकाल दूंगा तो भाई तुम्हारा कभी भी सीए नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी। तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। दिस इज़ द थंब रूल ऑफ सीए प्रिपरेशन। क्योंकि एक चीज़ को जान लो, सीए इज़ ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा, सीए इंटरमीडिएट इज़ 80% सेल्फ स्टडी एंड 20% क्लासेस। जो काम ना क्लासेस ने करना है वो तुम्हारे प्रिपरेशन का सिर्फ 20% करेगा। जब तक तुम खुद अपने हाथ में कलम उठाकर लिखोगे नहीं, खुद किताबों को पकड़ के सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालोगे, तुम्हारा सीए होना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किस्मत अच्छी रहेगी तो शायद हो जाए, पर नहीं होएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट ऑफ द सीए एग्ज़ाम प्रेपरेशन इज़ लॉन्ग सिटिंग। ये मैंने पहले ही बोल दिया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि ये हैबिट बच्चों की नहीं होती, बच्चों को बनानी पड़ेगी। तुम बनाओ यार, तुम्हें सिटिंग की हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि तुम, हाँ मैं ये नहीं बोलता कि तुम एक ही जगह बैठे रहो,
तुम्हें अपनी बॉडी मूवमेंट करनी है, तुम्हारे पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है तो तुम उठो, 2 घंटे लगाओ, उठो, डू सम स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा हिलो डुलो, वापस आओ, पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा कि रोबोट की तरह स्टिफ होके बैठो, चाहे तुम्हारा पोस्चर खराब हो जाए, मैं ये चीज़ें नहीं बोल रहा, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा पढ़ने का अप्रोच है वो थोड़ा सा रिगरस होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रूटल हार्श होना चाहिए, तभी तुम्हारा सीए हो पाएगा। कोई टीचर तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें पेपर क्लियर नहीं करवाने वाला, तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे बिहाफ पे जाके पेपर नहीं लिखना, इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू क्लियर द एग्ज़ाम, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोज़ ना उठ के चेकलिस्ट बनाया करो, टू डू लिस्ट कह लो, चेकलिस्ट कह लो, वट एवर यू वांट टू से इट। उनमें ऐसे टास्क रखो जो तुम्हारी क्लासेस और तुम्हारे होमवर्क से हटके हों, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए जो तुम्हें एज दे तुम्हारी प्रिपरेशन के ऊपर। भाई थोड़ा सा ना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ना जो जिस राह पे आईसीआई चल पड़ा है, मतलब मैं भी अब फाइनल के अंदर आ चुका हूँ, मैं भी अपनी प्रिपरेशन देख रहा हूँ, मैं कुछ स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ अपनी, तुम्हारे साथ भी कभी शेयर करनी होगी तो कर दूंगा। बट तुम्हें मैं इतना बताना चाहूँगा कि अब ना मामला सीरियस हो चुका है, अब तुम थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि यार अगर ना तुम खुद से सारे एफर्ट्स दे रहे हो, खुद से सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारा पेपर क्लियर ना हो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है। पर ना बच्चे को पता होता है कि उसने कितने एफर्ट्स दिए एक्स्ट्रा, ठीक है, उसको पता होता है कि मैंने कितना टाइम वेस्ट करा है, मैंने कितना दिल से सिंसेरिटी से पढ़ा है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ यू हु नीड्स टू टेक चार्ज ऑफ योर सीए प्रिपरेशन, कोई और तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, इट इज़ यू। स्पून फीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, अपने टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, खुद अथॉरिटी लो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। चाहे तुम्हें अपने मम्मी पापा को ही क्यों ना बोलना पड़े कि मम्मी पापा मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अकेला आइसोलेशन में मुझे रख दो, बोलो। तुम्हें किसी से कम्युनिकेट करना है इस चीज़ के रिगार्डिंग, कम्युनिकेट करो। तुम्हें किसी से इस चीज़ के रिगार्डिंग बात करनी है कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स कैसे देने हैं, तो वही कम्युनिटीज़ पे जाओ, टेलीग्राम के ग्रुप पे जाओ, गाइडेंस मांगो, 4 बंदों से मांगो, एक से नहीं मांगनी। और हो सके तो जिनका पेपर क्लियर हो चुका है उनसे मांगो, जो खुद फेलियर हो चुके हैं उनसे थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि ये लोग ना जानबूझ के दूसरे को गिराने के लिए गलत एडवाइस देते हैं, तो बच के रहना, दिमाग अपना खोल के रखो। और जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, इन सब चीज़ों को आज ही इम्प्लीमेंट कर लो अपनी लाइफ के अंदर। और हो सके तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, फ़िलहाल जो मैं जितना बना सकता था मैंने बना दिया। और दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब बाय द वे, सो डू लाइक एंड शेयर इफ़ यू वांट। गुड बाय, थैंक यू।